सही से डर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बेहद डरपोक हैं। देख सकते हैं आप, इजी इडियम है। नेक्स्ट इडियम है बी ऑल ईयर्स लिसनिंग इंटेंशनली, या फिर टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसनिंग, मतलब कि ईगर टू लिसन हो जाएगा, मतलब कि गौर से सुनना। अब ऑल ईयर्स, इसकी उत्पत्ति इस विचार से हुई है कि जब कोई व्यक्ति किसी की बातों को बहुत ध्यान से सुनो, कोई भी हमें डिफरेंस नहीं है, कोई भी हमें अंतर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा बी एन ओल्ड हैट, बी आउटडेटेड हो जाएगा अप्रचलित होना। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था बैड हैट्स, मतलब कि बुरे चरित्र वाले लोग हो गए थे। इसमें हेड्स को क्या बताया था, मतलब कि किसी को वर्गीकृत करना, कैटेगराइज करना, पहचानने से रिलेट करते हैं, जहाँ पर हेड आ जाता है। तो इसी की तरह यहाँ पर भी हेड है, बी एन ओल्ड हेड, मतलब जो हेड है, मतलब जिसको हम कैटेगराइज कर रहे थे, किसी को देखने का हमारा नजरिया था, वो ओल्ड हो गया है, मतलब कि वो आउटडेटेड हो गया है, मतलब कि अप्रचलित हो गया है। कुछ ऐसा जो पुराना, सामान्य या फिर बोरिंग हो चुका हो। यह शब्द उस समय से आया जब पुराने फैशन से बाहर हो चुके टॉपिक को, हेड को ओल्ड हेड कहा जाता था, यानी कि क्लोज फॉर वर्ड्स, मतलब कि दिमाग में कुछ भी शब्द कहने के लिए शब्द ना हो, है ना। नेक्स्ट इडियम है हमारा बी बिहाइंड द टाइम्स। तो जैसे पढ़ने से भी लग रहा है, मतलब कि होना बिहाइंड द टाइम, वो काम नहीं कर पाता, इसलिए कहा जाता है कि वो डाउन है। जैसे देख सकते हैं बी डाउन विद, मतलब कि ये बीमार है, बिस्तर पकड़ रखा है इसने, मतलब कि ये पीड़ित है, कहीं ना कहीं ये बीमारी से जूझ रहा है। नेक्स्ट इडियम बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, मतलब कि बी हैप्पी व्हेन ए पर्सन लीव्स, व्यक्ति के जाने से खुश होना। ग्लैड का मतलब खुश होना, बी ग्लैड मतलब कि खुश होना, टू सी द बैक ऑफ, किसी के बैक ऑफ, किसी के जाने से, किसी को जाता देखकर खुश होना, है ना। जैसे ये छोड़कर जा रहा है तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। सी द बैक ऑफ समवन का मतलब होता है उसे जाते जा रहा होता है, वो स्थिर नहीं होता, है ना। कुछ ना कुछ वह प्रगति कर रहा होता है, प्रोसेस कर रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है। जो कहीं जा रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, मतलब कि बहुत ज़्यादा सताया हुआ। शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो किसी को जोर से मारना, हार्ड हिट, तो आप डायरेक्ट इसका मीनिंग तक पहुंच सकते हैं, मतलब कि कोई बहुत गंभीर तरीके से किसी कोई अफेक्ट हुआ है, किसी के हार्ड हिट करने से और इस तरह से खींच दिए जाते थे, ठीक है। जैसे पाल होते थे तो इनको किसी एक साइड में मतलब खींच दिया जाता था, मतलब डायरेक्शन इन्हीं से ही चेंज होती थी, है ना। जहाज भी इन्हीं से आगे बढ़ता था। तो जब मतलब हार्ड अप किसको कहा जाता था, जब है बी इन फोर्स, मतलब कि बल लगाना बहुत ज़्यादा है, मतलब कि किसी चीज़ में बल लगाना, इन ग्रेट स्ट्रेंथ में होना, नंबर मतलब कि ताकतवर होना। यह मुहावरा अंग्रेजी के पुराने कानूनी और प्रशासनिक दस्तावेजों से आया है, जहाँ पर इन फोर्स का अर्थ होता था किसी चीज़ की बाइंडिंग करना या फिर वैलिड होना। फोर्स यहाँ पर पावर इफेक्टिवनेस के अर्थ में आता है, यानी किसी नियम या आदेश का लोगों पर प्रभाव डालना। देख सकते हैं आप, बी इन फोर्स, ये मतलब बल है, इसके अंदर ताकत है, इफेक्टिवनेस पावर वगैरह, मतलब इससे रिलेट कर सकते हैं आप। तो बी इन फोर्स मतलब कि ताकतवर। नेक्स्ट इडियम है हमारा बी इन समवन शूज, है ना। फेस द सेम सिचुएशन एज, तो किताब होती थी, वे हाथ से लिखी जाती थी, वहाँ पर एक चीज़ यूज़ की जाती थी, अगर नुकसान हो रहा है तो वो लाल रंग से लिखा जाता था, और जो मुनाफा प्रॉफिट हो रहा है उसको काली स्याही से लिखा जाता था। इसलिए किसी दो अलग अलग विचारों में बटा हुआ है। जैसे एक ही समय में दो अलग, इसकी जो जड़ें हैं समुद्र यात्रा से जुड़ी है। पुराने समय में जब जहाज समुद्र के किनारे या फिर उतले पानी में फंस जाते थे तो उन्हें वहाँ से निकालना संभव नहीं होता था, तो कहा जाता था कि वे स्टैंडर्ड हो। जमीन आसमान का अंतर होना, बिल्कुल अलग होना। पुराने समय में ग्रामीण इलाकों में चीज़ और चाक जो होती है, एक सफेद खनिज पदार्थ जिसे हम लिखते भी हैं, दोनों सफेद होते हैं, लेकिन दोनों की प्रकृति उपयोग में धरती आसमान का अंतर है ना, जमीन आसमान का अंतर है। तो देख सकते हैं ये चीज़ है, ये चाक है, तो दोनों बिल्कुल एब्सोल्युटली डिफरेंट चीज़ें हैं, है ना। तो ये हम इसी कंटेक्स्ट में यूज़ होगा। इंग्लैंड से इसकी उत्पत्ति हुई है, जब मेजबान जो होस्ट होता है किसी मेहमान गेस्ट को औपचारिक रूप से आमंत्रित करते हुए यह कहते थे, प्लीज़ बी माई गेस्ट, मतलब कि जिसका मतलब था कि आप मेरे अतिथि हैं, जो चाहे कर सकते हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता है। जैसे ये है, इसके गेस्ट आए हुए हैं, तो इनकी होती अंग्रेजी से हुई है, बी एक ऑक्सिलरी वर्ब है, और ऑफ का मतलब होता है दूरी पर या फिर किसी जगह से हटना। तो सीधी सी बात है, तो टू गो अवे मतलब कि भाग जाना, दूर हट जाना, ठीक है। ईजी हो जाएगा, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा इडियम है बी ऑन ए हाई अलर्ट, बी वाचफुल हो जाएगा, एंड रेडी टू टेक एक्शन, चौकन्ना रहना। ईजी कहूँगा। अब सीधा सा इसमें हाई अलर्ट आ रहा है तो आप डायरेक्ट इसको रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि हाई अलर्ट पर रहना, एकदम चौकन्ना रहना, वाचफुल रहना। इमेज भी आप देख सकते हैं, था जो नैतिकता, है ना, भाईचारा और ज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित था। ये तीन वर्ड आपको थोड़ा सा इन पर ध्यान रखना है, क्योंकि जो ये एक संगठन था, ये इन तीनों पर काम करता था। इसमें ये जो सोसाइटी थी, आउट ऑफ काउंट पढ़कर थोड़ा सा आपको रिलेट ये होना चाहिए कि 1 2 3 4 जैसे रेफरी बोलता है 10 तक, तो आउट फॉर काउंट हो गया ये, मतलब ये 10 तक बोलने पर भी, काउंट पूरी होने पर भी नहीं उठा। तो वहीं से इसका रिलेशन है, बॉक्सिंग से स्टार्ट हुआ है। जब कोई बॉक्सर जोर का पंच लगने के बाद 10 की गिनती के बाद तक भी नहीं उठता तो उसको आउट फॉर द काउंट कहा जाता है, यानी वह मुकाबले से अब बाहर हो गया है। बाद में मुहावरा आम बोलचाल में आ गया, और जैसे कोई आप देख सकते हैं, ये एक मशीन है, आपने देखी होगी एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, है ना। बी आउट ऑफ ऑर्डर, इसमें आउट ऑफ ऑर्डर लिख रहा है, मतलब कि ये खराब हो चुकी है। ए डिवाइस नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली और एट ऑल, मतलब कि उपकरण का काम नहीं करना। आउट ऑफ ऑर्डर, मुहावरे की शुरुआत ब्रिटनी हो सकती है, ठीक है, उस तरह से रिलेट करेंगे, मतलब कि सफलता की ऊंचाइयों पर है, तभी ये इनके गुलाम हैं, इनके दास हैं, है ना। ये राइडिंग हाई, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई राइड कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा बी अंडर नो इल्यूजन, पढ़कर ही पता लग रहा है कि इल्यूजन में, है ना। इजी हो जाएगा, देख सकते हैं आप, ये मतलब ये तो इल्यूजन में है ना, तो देख सकते हैं इडियम हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा इडियम है बी अंडर समबडीज थंब, मतलब कि किसी के कंट्रोल में होना। बी कंट्रोल बाय समवन कंप्लीटली, या फिर अंडर कंट्रोल ऑफ, किसी की मुट्ठी में होना, मतलब कि किसी के इशारे पर नाचना। पुराने ज़माने में अनुभवहीन। अब देखो इसके पीछे एक जो थ्योरी है वो ये है कि जब जानवर होते हैं, विशेष रूप से बकरियां और गाय के जो नवजात बच्चे होते हैं, जब वे पैदा होते हैं तो उनकी त्वचा के पीछे, खासकर कानों के पीछे, पानी या मांसपेशियों का एक हल्का सा आवरण होता है, जो जन्म के समय तो मौजूद रहता है। इसे वेट बिहाइंड द ईयर्स कहा जाता है। इसी से विचार यह बना, यह मुहावरा बना, जिससे यह संकेत मिलता है कि जो वर्ड है, सामान्यतः इसका इस्तेमाल सांस्कृतिक विभिन्नता या फिर विचारों में गहरे अंतर को दिखाने के लिए किया जाता है। आप देख सकते हैं, इजी हो जाएगा, मतलब कि इसका वर्ड अलग है, इसका वर्ड अलग है, मतलब कि दोनों के अलग अलग इनकी। बियर ए ग्रज, तो ये हो जाएगा टू फील एंग्री अगेंस्ट समबडी फॉर ए पास्ट इंसिडेंट, मतलब कि आक्रोश की भावना को रखना। अब देखो जो ये बियर मतलब कि सहना, है ना,
सहना हो जाएगा पहना के रूप में किया गया है जब किसी भारी चीज़ को सहन करते हैं। ग्रज, ग्रज जो एक वर्ड है हमने आपको पता भी होना चाहिए, गुरु जी से रिलेट कर रखा है हमने जो इसकी बनाई थी, मतलब गुरु जी से हमारा मन मुटाव हो गया था, मतलब कि झगड़ा हो गया था, कुछ एक कहासुनी हो गई थी, तो उससे हमने रिलेट कर रखा है गुरु जी से हमारा मन मुटाव हो गया था। तो मेरे हिसाब से आपको बढ़िया याद होना चाहिए। ग्रज का अर्थ है नाराजगी होना, द्वेष होना। जब इन दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ा जाता है मतलब होता है किसी के खिलाफ बुरा महसूस करते हुए उस भावना को अपने दिल में लंबे समय तक रखने का कार्य। ठीक है, तो बियर ए ग्रज जो मन मुटाव हुआ है उसको मतलब कि अपने दिमाग में, अपने दिल में, बियर मतलब कि रखना, सहना। ठीक है, तो टू फील एंग्री अगेंस्ट समबडी फॉर ए पास्ट इंसिडेंट हो जाएगा बियर ए ग्रज। देख सकते हैं आप, मतलब कि ये अभी भी गुस्से में है, अपने दिमाग में चीज़ों को लिए हुए है। नेक्स्ट इडियम बियर डाउन हो जाएगा टू मूव क्विकली टुवर्ड्स समवन इन ए डिटरमाइंड एंड, कुछ समय बाद अच्छी देखभाल के बाद इस तरह का फ्रूट्स देगा, है ना, प्रोड्यूस करेगा पॉजिटिव रिजल्ट्स। डन, इसके पीछे कहानी है, मतलब इसका मीनिंग तो हो जाता है प्लेस ऑफ नॉइस एंड डिस्टर्बेंस, मतलब कि शोर और अशांति का स्थान। अब इसकी उत्पत्ति 16वीं-17वीं शताब्दी में इंग्लैंड से हुई है। उस समय बियर बेटिंग एक बहुत ही प्रसिद्ध और क्रूर खेल था। अब आपको याद ये रखना है बियर गार्डन में कि एक जो बियर बेटिंग है, बियर जो ये भालू है ना, ये एक खेल होता था बियर बेटिंग। इसमें भालू और कुत्ते को एक साथ लड़ाया जाता था। आप देख सकते हैं यहाँ पर भालू है, यहाँ पर कुत्ते हैं। तो ये जो खेल था ये खुले मैदान में होता था, मतलब कि या किसी बड़े गार्डन में कह सकते हैं, बाड़ों में आयोजित होता था मनोरंजन के लिए। तो जिन्हें बियर गार्डन मतलब कि ध्यान रखना ईजी है, मतलब कि बियर मतलब रखना, सहन करना। प्राचीन युद्धों में जब दुश्मन हमला करते थे तो जो सैनिक सबसे आगे होते थे वे ही, जिसमें जो प्रतियोगिताएं होती थी उनमें जो विजय होता था उनको ताड़, जो ये पाम होता है, इसकी एक ब्रांच प्रदान की जाती थी। देख सकते हैं जैसे विन हुआ है आदमी, इसको पाम की एक टफ टाइम्स मतलब कि सहना, अगेन फ्रेजल वर्ब है, तो कोई इशू आप अपने दिमाग में मत रखना कि मतलब बियर का मतलब होता है से, इसका मतलब किसी स्पीक इन ए राउंड अबाउट मैनर हो जाएगा। स्पीकिंग वेगली टू अवॉइड टेकिंग अबाउट इट, मैक्सिमम एफर्ट मतलब कि जी जान लगा देना। ठीक है, ये है जी जान लगा देना। बीट शब्द का अर्थ यहाँ पर है किसी चीज़ को जोर से मारना या फिर कड़ी मेहनत करना, और आउट का मतलब हो जाएगा भांड, वैसे तो आउट यहाँ पर नहीं है तो इसको अवॉइड करेंगे। इस मॉडल में अब एक तो होता है दिमाग पर जोर डालना। अब दिमाग पर जोर डालने को दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि दिमाग को पीटना। ठीक है, दिमाग जैसे देखते हैं पहली बार इस कविता में, छोड़ो इसको, तो उन्होंने लिखा था ब्यूटी इज बट स्किन डीप, मतलब जिसका मतलब था कि जो हम देखते हैं इंतजार भी होगा आपको। नेक्स्ट इडियम है हमारा बेगर डिस्क्रिप्शन, मतलब कैन नॉट बी डिस्क्राइब, मतलब कि बियॉन्ड वर्ड्स, जो वर्णित नहीं किया जा सकता। ठीक है, बेगर डिस्क्रिप्शन, बेगर का अर्थ है यहाँ पर गरीब, है ना, वैसे तो बेगर का मतलब गरीब होता है, लेकिन यहाँ पर वंचित या फिर कम कर देने के सेंस में है। डिस्क्रिप्शन आपको मतलब नहीं होती थी, पब्लिक हियरिंग ना होकर एक प्राइवेट मीटिंग होती थी, प्राइवेट हियरिंग होती थी। धीरे धीरे इसका उपयोग किसी गोपनीय बैठक, बातचीत या फिर योजना के लिए किया जाने लगा। देख सकते हैं मीडिया है, लोग हैं, है ना, काफ़ी सारे हियरिंग सुनने को बेताब है। अंदर प्राइवेट हियरिंग चल रही है, थोड़ा सा गेट खुला है, बिहाइंड क्लोज डोर, मतलब इन क्लोज डोर के पीछे प्राइवेट मीटिंग चल रही है, प्राइवेट हियरिंग हो रही है, तो आप रिलेट करें मतलब कि गुप्त रूप से। नेक्स्ट इडियम है बिहाइंड वंस बैक, तो इन वंस एब्सेंस मतलब कि पीठ पीछे किसी की अनुपस्थिति में, तो वंस बैक इजी हो जाएगा, मतलब किसी के पीछे बात करना, जैसे ये देख सकते हैं, है ना, तो ये भी देख सकते हैं किसी के पीछे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा बिहाइंड द 8 बॉल इन ए टफ और डिसएडवांटेजियस सिचुएशन, मतलब कि मुश्किल स्थिति में होना। अब ये जो मुहावरा है बिलियर्ड्स, जो पूल का गेम है, जैसे आपको पता ही होगा ये वाला, है ना, इससे आया है जब खिलाड़ी की बॉल 8 बॉल, वैसे जो 8 बॉल पूल होता है, 8 बॉल पूल, ये एक तरह का गेम होता है। ठीक है, तो काफ़ी होगा बिहाइंड द सीन। इम्पॉसिबल और रिस्की टास्क, टू फेस रिस्क, डू द मोस्ट डेंजरस जॉब, मतलब कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना, असंभव कार्य करना। अब देखो पंचतंत्र शैली लाभ, ये हो जाएगा अलाउड एंड अनुचित माना जाता है, तो ऐसे हम प्रयास करना टू अचीव समथिंग। ठीक है, बैंड ओवर बैकवर्ड्स, ये कुछ अचीव करने के लिए, अपना जो इसकी एक्सरसाइज है उसको अचीव करने के लिए बैंड ओवर मतलब कि पास में, लाइक बिसाइड्स होता है, उसका मतलब होता है कि अतिरिक्त। ठीक है, अब इसके बराबर में ये इसको लग रहा है कि मेरी जो मैं खुद ही अपने बराबर में खड़ा हूँ। अब इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, अगर कोई आदमी है बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ, संगत होना। तीरंदाजी जो होती है आर्चरी, उससे रिलेटेड है। पुराने समय में जब लोग तीरंदाजी करते थे तो जो टारगेट होता था केंद्र, उसको मार्क कहा जाता था। ठीक है, अगर तीर उस निशाने से चूक कर पास में लगता था तो कहा जाता था बिसाइड द मार्क, है ना। इमेज देख सकते हैं, वैसे इमेज तो डायरेक्ट इसकी मार्क पर लगी है, लेकिन अगर यहाँ लगती या फिर यहाँ लगती तो बिसाइड द मार्क होती। ठीक है, धीरे धीरे एक आवाज़ सामान्य बोलचाल में भी आने लगी। कोई व्यक्ति विषय से या फिर मुद्दे से हटकर अगर बात करता है तो उसको बिसाइड द मार्क कहा जाता है कि ये तो मतलब कि मेन पॉइंट से हटकर इरेलेवेंट। नेक्स्ट इडियम है हमारा बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मतलब कि सिचुएशन वेयर इन समवन हैज़ द प्रिविलेज ऑफ एंजॉइंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, ऑल द एडवांटेजेस एंड आइडियल सिचुएशन, मतलब कि दोनों हाथ में लड्डू होना, हर संभव या फिर हर प्रकार से लाभ होना। अब देखो ये दो वर्ड हैं, ठीक है, एक ये जब 1928 में जिसे एक बड़ी सुविधा माना गया था। ठीक है, जब कहते हैं ना मतलब बहुत ही ज़्यादा सुविधा हुई थी जब स्लाइस ब्रेड का आविष्कार हुआ, तब से कोई भी ज़बरदस्त चीज़ को स्लाइस ब्रेड के बाद की सबसे अच्छी चीज़ कहा जाने लगा। ठीक है, एक तरह से आप देख सकते हैं स्लाइस ब्रेड का जो आविष्कार हुआ वो कहीं ना कहीं उनके लिए पहली कोई ऐसी अच्छी चीज़ थी कि जो बहुत ज़्यादा की दे रहा है दुरुस्त। अननोन वर्ड सिचुएशन, एक कठिन लेकिन ज्ञात स्थिति से निपटना बेहतर है बजाय उसे जो अपरिचित हो, है ना। अब अंग्रेजों ने जो आयरलैंड आपको पता ही होगा, उसके एक हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था तो उसको पेल कहा जाता था। ठीक है, और ये आजकल जो डबलिन है उसके आसपास है। अब जो ये पेल था इसका जो बाहर का इलाका होता था, बियॉन्ड द पेल, बियॉन्ड का मतलब वही बाहरी तरफ का, है ना, उसके पार जाकर कोई चीज़ होना। पेल के जो बाहर का इलाका था वो जंगली था, असभ्य था और असुरक्षित माना जाता था, क्योंकि वो अंग्रेज भी देख सकते हैं आप, शक की परछाई से बिल्कुल दूर होना, ये दूर जा रहा है शक की परछाई से, तो मतलब संदेह की छाया से परे होना, मतलब आप बिल्कुल सही हैं, आप निश्चित है, सर्टेनिटी के साथ हैं, फॉर श्योर हैं, तो ये तो ईजी हो ही जाएगा, है ना। वैसे जो इसकी जो जड़ें हैं, इसकी जो हिस्ट्री है, रूट है इसका, वो लीगल सिस्टम जो न्याय व्यवस्था होती है करने हैं। ठीक है, उस फाइनेंस को
मतलब परे करना है उसको, मतलब स्वीकार नहीं करना है, अवज्ञा करनी है। तो डिफाइंस का मतलब हो गया था अवज्ञा करना। और बिड तो आपको पता ही होगा, बोली, इसका बेसिक सा मीनिंग सभी को पता होता है। तो हम अपनी जो हमारा मतलब बजट होता है, अपना जो एक प्राइस अमाउंट होता है उसकी घोषणा करते हैं, उसको हम कहते हैं, है ना, कहना। और फेयर तो आपको पता ही होगा, फेयर का मतलब अच्छा हो जाता है, अच्छा, उचित या फिर अनुकूल। अब मतलब टू सीम लाइकली, मतलब कि संभावना लगना। मतलब जब कोई चीज़ बिड फेयर करती है, मतलब आपने कोई चीज़ कही और वो अच्छी है ना, तो इसका मतलब होता है कि बक्स वर्ड है, आपको पता होगा, ये डॉलर के लिए यूज़ किया जाता है। बक्स का मतलब होता है डॉलर। अब बिग तो बड़ा, बड़ा डॉलर, तो ए लॉट ऑफ मनी, मोटी रकम। ठीक है, इजी हो जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए। बक्स का मतलब होता है डॉलर, जो स्वयं एक पुराना स्लैंग है। ठीक है, अब उत्पत्ति देख सकते हैं, या फिर इसमें कोई मतलब इशू भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बक जो होता है, बिग बक्स, इसमें जो बक है ये, है ना, ये एक करेंसी को डिनोट करता है। आपको पता भी होगा, नहीं पता तो इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो बक स्किन से हुई है, जो कि हिरण की खाल होती है। और ये जो हिरण की खाल है व्यापार में यूज़ की जाती थी, तो इसलिए बक जो वर्ड है वो डॉलर के लिए प्रचलित हो गया, है ना। आपको कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा, कितने बक्स में ये चीज़ खरीदी है, ये चीज़ हम यूज़ करते हैं। तो बिग बक्स का मतलब हो गया मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसे। तो मानता हूँ ईजी है। ठीक है, बक्स अगर आपको पता है तो आपको आसानी से चीज़ें समझ आ जाएगी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपना, नेक्स्ट ईडियम देखते हैं अपना, बर्ड्स ऑफ द सेम फैदर। अब कुछ बर्ड्स हैं उनका मतलब सेम फैदर है, ठीक है, मतलब उनके सेम पंख हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं ये एक कि मेरा मीनिंग क्या होगा, रिस्पॉन्ड टू समवन विद एंगर दैट इज ऑफन सडन और अनप्रोवोक्ड। अब देखो, बाइट समवन्स हेड ऑफ, हिंदी में आपने सीधा सीधा एक फील्ड में एक इमेज है, मतलब मर जाना या फिर हार जाना, तो ईजी हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं इसको, बाइट द डस्ट, मतलब कि धूल चढ़ा दिया इसको, इसके सामने वाले इसके विरोधियों ने, तो ये हार गया है या फिर मर गया है। नेक्स्ट इडियम है बाइट योर टंग। अब इसका मतलब हो जाएगा स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, या फिर अवॉइड टॉकिंग, कुछ कहने से खुद को रोक लेना। अब बाइट योर टंग मतलब अपनी टंग को, अपनी जीभ को काट लेना, है ना। आप बोल रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, तो बाइट मतलब उसको काट लेना, तो आप चुप हो जाएंगे। तो गुस्सा जाता था तो उसके शरीर पर खून के थक्के जम जाते थे। ये काफ़ी आपने वर्ड सुना होगा, मतलब कि पूरे शहर में जब मतलब अंधेरा कर दिया जाता है, तो ये जो अंधेरा कर दिया जाता है, ये आप अगर ह्यूमन बॉडी से रिलेट करें, तो अगर किसी की आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा तो लॉस्ट कॉन ऑक्स, अब जो काला बैल होता है ना, ये कहीं ना कहीं मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य का सूचक मानते हैं कुछ लोग, है ना। जो ब्लैक ऑक्स होता है प्रतीकात्मक रूप से शौक, दुख या फिर दुर्भाग्य से कंडक्ट, मतलब किसी का बैड कंडक्ट है, उसका करेक्टर है, तो उसको मतलब किसी फैमिली या ग्रुप में उसको पार्ट नहीं रखा जाता, उसको मतलब स्वीकार नहीं किया जाता। पर्सन विद बैड रेपुटेशन, मतलब कि कुल कलंक, कुल को बदनाम करने वाला पायनियर। ठीक है, अब टू इनिशिएट समथिंग न्यू या फिर टू स्टार्ट ए मूवमेंट। अब जो ये पायनियर होता है, ये भी हमने करा रखा है, मतलब कि पियो नीर, पियो नीर, नीर क्या होता है पता ही होगा, रेलवे में आपको बोतल मिलती है नीर, रेल नीर, पियो नीर, और सभी का पथ प्रदर्शन करो, मतलब कि सबको लीड करो। ये तो बात हो गई अलग भाई। तब लोग रास्ता साफ करने के लिए पेड़ को काटते थे या निशान छोड़ते थे, जैसे कि जलाकर कोई निशान बनाना, उसको ब्लेज कह देते हैं। ब्लेज मतलब कोई ऐसी संकरी गली जो अचानक दीवार पर खत्म हो जाती है, जिससे लौटना पड़ता है और वो ब्लाइंड है। इसे देख सकते हैं आप फोटो से, अंधेरा इसको दिख रहा है, ये मतलब गली बंद है, सर्किट बंद हो जाता था और बिजली रुक जाती थी। इस तकनीकी घटना को इंसानी व्यवहार से जोड़ते हुए लोगों ने इसे उस स्थिति के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया जब कोई इंसान गुस्से में फट पड़ता है या उसका मानसिक संतुलन कुछ देर के लिए बिगड़ जाता है। ठीक है, तो ब्लो ए फ्यूज, तो इसका मतलब वही हो जाएगा टू रिएक्ट वेरी एंग्री, मतलब एंग्री होना। अब इसका जो सेंस है, इसका जो रिलेशन है वो स्टीम इंजन से है। ठीक है, जब इंजन का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और सेफ्टी वाल्व कम नहीं, तो मिट्टू बनना कहते हैं ना, खुद की तारीफ खुद। ठीक है, ब्लो ओवर का मतलब होता है पास ऑफ, मतलब कि बीतना या फिर गुजरा चला कहना। क्या कह रहा है, ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रपोर्शन, एक तो प्रपोर्शन में है कोई चीज़ और एक है आउट ऑफ प्रपोर्शन। ठीक है, मतलब कि वो उसके अनुपात होते हैं, जो उसका अनुपात है उससे मतलब परे होना। ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रपोर्शन, तो मतलब हो जाएगा मतलब ऐसा बिहेव करना कि मानो समथिंग दैट हैज़ हैपन, कोई चीज़ हैपन हुई है, इज मच वर्स देन इट रियली इज, मतलब जितना वो वास्तव में है उससे बेकार तरीके से वो हुई है, वो घटित हुई है। तो बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है, या फिर किसी को मतलब बेकार हो जाना, किसी मतलब फटना भी होता है। तो ब्लो अप डायरेक्ट भी आप रिलेटेड, स्पेन से रिलेटेड है। अमीर और शाही वर्ग के लोगों के शरीर की जो त्वचा होती है बहुत ज़्यादा गोरी होती थी, क्योंकि वे धूप में नहीं काम करते थे, उनकी नसें साफ साफ नीली दिखाई देती थी। इससे धारणा बनी कि उनका जो खून का रंग है वो नीला है। कहते थे किसको, रॉबर्ट को, जो प्रधानमंत्री थे। रॉबर्ट ने अपना जो भतीजा था वो था आर्थर, उसको एक जो बहुत मतलब एक कहते हैं ना, मतलब कि हॉट सीट, उसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सरकारी पद चीफ सेक्रेटरी ऑफ आयरलैंड का दिलवा दिया। जबकि जो आर्थर था, आर्थर बेलफोर्ड था, उसके पास कोई भी उसकी योग्यता नहीं थी। तो वो तो प्रधानमंत्री था, वो तो मतलब उसने अपने भतीजे को तो आराम से पद दिलवा दिया, लेकिन उसके पास कोई भी खासी योग्यता नहीं थी। तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कहते थे बॉब्स योर अंकल। तो धीरे धीरे ये मतलब बन गया, ये मुहावरा बन गया कि अगर रॉबर्ट तुम्हारे चाचा हैं, बॉडी एंड सोल, इजी हो जाएगा ये तो, मतलब विद ऑल योर एनर्जी, जी जान से, पूरी ताकत से, शारीरिक और मानसिक, बेसिकली दो ही हमारी मतलब एनर्जी होती है। उस उनको बालना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप असंभव काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अंडरटेकिंग एन इम्पॉसिबल चोर और टास्क। अब चोर ये होता है दैनिक कार्य या समअप्स टू, मतलब कि सारांश निकालना। अब देखते हैं, जब हम किसी चीज़ को उबालते हैं, बॉईल करते हैं, तो उसमें से पानी या फिर अन्य तरल वाष्प बनकर उड़ जाता है और अंत में सिर्फ कंसंट्रेटेड एसेंस ही बचता है। को जब एक खड्डी दी जाती है तो वह उसे बड़ी मेहनत और समय लेकर चबाता है, ध्यान से और गहराई से, जैसे वह उस पर पूरी तरह से बॉन्ड विद ए सिल्वर स्पून इन माउथ। ईजी है, मतलब कि कोई चांदी की चम्मच के साथ पैदा हो रहा है, मतलब बी बॉर्न इन ए रिच फैमिली, अमीर परिवार में पैदा होना। ठीक है, तो ईजी हो जाएगा, आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इडियम बॉसम फ्रेंड, ये हो जाएगा क्लोज फ्रेंड, मतलब कि करीबी दोस्त। अब जो बॉसम होता है, ये इसका जो मीनिंग होता है वो होता है छाती या फिर हृदय के पास का एक भाग, है ना।
तो इसका मतलब हो जाता है वह स्थान जहाँ भावनाएं रहती हैं और जहाँ इंसान अपने सबसे नज़दीकी लोगों को स्थान देता है दिल में अपने, ठीक है, अपनी हृदय के पास। इसलिए बोसम फ्रेंड का मतलब हो जाता है कि मित्र, कोई ऐसा मित्र जो दिल के बेहद करीब है, क्लोज फ्रेंड। तो बोसम आपको अगर मतलब पता है तो आपको इडियम आराम से याद हो जाएगा। बोसम का मतलब होता है मतलब कि जो हमारा हार्ट के आसपास का, हृदय के आसपास का क्षेत्र होता है, एरिया। स्टेटमेंट में बॉटम लाइन वह आखिरी लाइन होती है जहाँ पर मुनाफा या फिर घाटा। अब अकाउंटेंसी में जो सबसे लास्ट का इन देता है, यानी कि विचार उछल कर आपके पास लौटाते हैं, मतलब कि विचार विमर्श करना। बाउंस समथिंग ऑफ समवन, बाउंस मतलब कि वही मतलब जंप कराना, एक जगह से दूसरी जगह पर बाउंस हो जाना। अब कोई चीज़ आप बाउंस कराएंगे, किसी को कोई बात कहेंगे, जैसे ये इसको बात करेगा तो फिर ये रिएक्शन में इसका रिप्लाई देगा, फिर ये कुछ कहेगा। इसका मतलब अगर आपको पता है तो इडियम आसानी से हो सकता है। इसमें हमने रिलेट कर रखा है बैरियर, रीच, ठीक है, बी से बैरियर और रीच करने पर उल्लंघन हुआ, ठीक है। मतलब ब्रेड एंड बटर, बटर जो होता है वो मतलब जीविकोपार्जन की मुख्य ज़रूरत होती है बेसिकली, देख सकते हैं आप, है ना। क्योंकि ये थोड़ा वेस्टर्न कल्चर के ही रेफरेंस में हमारे इडियम सारे होते हैं। तो वहाँ पर हमारे यहाँ तो रोटी पराठा ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, ब्रेड होती है। तो वहाँ पर जैसे हमारा रोटी है हमारे लिए जीविकोपार्जन का एक मुख्य ज़रूरत है हमारी, है ना। तो वहाँ पर क्या होती है, ब्रेड। तो उसी कंटेक्ट जरूरी खाना होता है, यानी कि जीवन मीनिंग हो जाएगा। तो आसानी से आप इसको, है ना, आप अगर इसको याद करने की कोशिश करें, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ब्रेक लगेगा, आप सोचेंगे किसी की टांग टूट गई है और यहाँ पर हो रहा है मतलब विश गुड लक। तो मैं बताता हूँ इसका जो एक रेफरेंस है वो थिएटर से है ना। पुराने ज़माने में जो थिएटर होते हैं वे बहुत ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस करते थे तो दर्शक इतनी जोर से तालियां और प्रशंसा करते थे कि वे या तो खड़े होकर कुर्सियाँ हिला देते थे या फिर कुर्सियों की टांगें टूट जाती थी। उस पर खड़े होकर मतलब किसी ने कूद गए तो मतलब उसकी टांगें टूट जाती थी। तो ब्रेक लैग एक मुहावरा बना जिसका अर्थ हो गया ऐसा धमाकेदार परफॉर्मेंस देना कि कुर्सियाँ हिल जाए, टूट जाए, थिएटर गूंज जाए, है ना। देखो मतलब अंदर टू फोर्स एंट्री पायर अभी बताया था, पियोनियर और पथ प्रदर्शन करो, है ना। ब्रेक न्यू फ्रेश ग्राउंड, अब पुराने समय में जब किसान नई जमीन को जोतते थे जिसे कभी पहले इस्तेमाल नहीं किया गया हो, है ना, उसको वे जोतते थे तो उसे ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड कहा जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ है कि पहली बार जमीन को जोतना। जब किसी इंसान किसी क्षेत्र में पहली बार कोई नई चीज़ करता है तो उसको कहा जाता है कि रहा है, कोई नई खोज कर रहा है, इसमें खोज पर चीज़ कर रहा है। ब्रेक मोर मनी देन इज हेल्ड बाय द बैंक, बहुत महंगा होना। अब वो कैसीनो जो होते हैं, गैम्बलिंग होता है, उसकी दुनिया से रिलेटेड है। देखते हैं इसका जो का होता था कैसीनो का वो भी लेते हैं, या फिर समथिंग टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, टू मेक समथिंग कंफर्टेबल, टू ब्रेक ए पेनफुल साइलेंस, मतलब कोई चीज़ आइस ब्रेकर आगे लगा रहता है, जम जाते थे, ठीक है। ये मतलब आइस ब्रेकर है, इजी है, डायरेक्ट हो जाएगा। ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, आप फ्रेश एयर में सांस ले रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ सुखद देने वाली है, कोई एनर्जी देने वाली है। एक ताज़ा हवा का झोंका, यानी कोई ऐसा इंसान विचार, कोई चीज़ जो एक थकी हुई या नीरस स्थिति में नया जोश या फिर नई ऊर्जा भर दे, ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेथिंग डाउन समन्स नेक, ये हो जाएगा वॉचिंग ऑल हिज एक्शंस क्लोजली, निगरानी रखना। अब देखो ये इस विचार से आया है कि जब कोई बहुत नज़दीक खड़ा होता है, इतना करीब कि उसकी सांस आपकी गर्दन पर महसूस हो, असहजता और निगरानी या फिर दबाव की स्थिति की निगरानी, ये है निष्फल प्रयास है ना, इम्पॉसिबल टास्क है ब्रीथिंग द एयर। तो ये आपको ब्रीथिंग ना करके बीटिंग है, तो ये भी आपको ठीक कर लेना है। नेक्स्ट इडियम है ब्रिंग अबाउट, है क्या कि चेंज, टू बी सक्सेसफुल, टू अर्न मनी टू लिव, मतलब कि सफल होना, पैसा कमाना। अब देखो साल तक निभाने लगा तो सब उसको सफल हुए, जिसमें अपराधों, गलतियों या फिर हिसाब किताब का रिकॉर्ड रखा जाता था, ठीक है। बेसिकली अपराधों और गलतियों का तो हो जाएगा न्याय से रिलेटेड, और हिसाब किताब करना, किसी की मांगना जैसे से रिलेटेड है। एक और इडियम आया था अभी जहाँ पर लेग टूटे थे, है ना, इसके लिए जो KNI। तो नाइट ये वाला है मतलब कि योद्धा, पुराने समय में जब दो योद्धा। नेक्स्ट इडियम है ब्रोक डाउन, अगेन फ्रेजल वर्ब है, तो वेप्ट हो जाना, किसी को है ना। एक हो जाता है तो रस्सियाँ हो गया, ठीक है, इसमें रिलेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर अब देखो कोई चीज़ वहाँ पर क्या था, वेप्ट बिटरली भी हो जाएगा, ग्रामरियन था, है ना, व्याकरण विद, ये एक बंदा था, ये काफ़ी स्पेलिंग काफ़ी तौर पर एक व्यंग प्रोवाइड सपोर्ट, मतलब कि हो जाएगा समवन और समथिंग। टू इडियम देखते हैं, नेक्स्ट है ब्रेक, ट्रिक बना रखी है, टू प्रोवाइड सपोर्ट, मतलब कि पतली डंडी भी होता है। ब्रिंग अप ए चाइल्ड, जिसको उठाना लेट किया जाता है। स्टडी जो थी पुराने अंग्रेजी में सिर्फ पढ़ाई मतलब कि ध्यान में डूबा हुआ है। देखो बग तो आपको पता ही होगा, बग वैसे तो कंप्यूटर का भी है ना। ठीक है, बुलसाई, अब बुलसाई टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स और होप, इजी हो जाएगा, मतलब कि अब बुलसाई हो जाता है समथिंग दैट इज द सेंटर ऑफ टारगेट, मतलब या तीर मारो में से आपको बहुत अच्छे से रिलेट हो जाएगा। यहाँ पर लड़ने आए हैं और इन्होंने अपनी बोट्स हैं वो सभी की सभी जला दी हैं, इसलिए जला दी उसने सभी की सभी लौटने के सभी रास्तों। स्टेडियम में बर्न द मिडनाइट ऑयल, इजी हो जाएगा, टू वर्क और स्टडी टिल वेरी लेट इन द नाइट, या फिर टू वर्क वेरी हार्ड, दिन रात एक करना, देर रात तक काम करना। यह ऑयल का मतलब है आधी रात को काम को, यानी तीव्र या फिर तेज मतलब क्वेश्चन है, मतलब कि बेचैनी पैदा करने वाला है, कोई ऐसा एक पॉइंट है, कोई ऐसा टू एंड एक क्वेरल, झगड़ा खत्म करना। तो एक कुल्हाड़ी होती है ना जो देना। अब देखो बट का मतलब होता है धक्का देना, टकराना, ठीक है। अब जैसे कोई जानवर या भेड़ बकरी होती है, सिर से किसी को हल्की से टक्कर मारती है, तो यह कि जब कोई बट इन करता है, इंटरप्ट कर रहा है, आपको दखल दे रहा है। इसके जो मैं बना देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, जैसे ये बाल हो गए उसके, ये जो कलम होती है ना, ये होती है, पता ही होगा, है ना, ये कलम। अब आपकी कलम जो है वो दुकान वाले ने बहुत ज़्यादा भद्दी बना दी, तो आप क्या कहेंगे कि कलम बना दी मेरी बहुत ज़्यादा। बटर फिंगर का मतलब है अजीब सी गुदगुदी होती है, हलचल फील होती है। तो लोगों ने इस अजीब एहसास को पेट में तितलियाँ उड़ने जैसा मतलब इसको रेफर किया, है ना, इसकी तुलना करी और मुहावरा बना दिया कि जब बटरफ्लाई इन द स्टमक होती है तो आप नर्वस हो रहे हैं, घबराहट आपके अंदर है, तो वो थोड़ा सा टॉकिंग मतलब कि जुबान पर ताला लगा लेना, बटन लगा लेना, बातचीत को बंद कर देना, ईडियम ईजी है। नेक्स्ट है हमारा ईडियम बाय लेमन, टू बाय समथिंग दैट इज ऑफ मच लेस वैल्यू, हो जाएगा एक खराब या बेकार वस्तु का खरीदना। अब देखो लेमन बेसिकली जो स्लैंग के रूप में यूज़ किया जाता था, किस लिए होता था,
है ये एक ऐसी बेकार चीज़ जो बाहर की, ठीक है, तो कोई बेकार और ख़राब वस्तु खरीद लिया इसने। बाय विस्कर, बाय स्मॉल मार्जिन हो जाएगा, मतलब कि बहुत कम अंतर से भी है। तो इस तरह से आपको मतलब कि एक के बाद एक चीज़ें बीतेंगी। अब इसको विद दिशा में चल रहा है, ठीक है। लार्ज का मतलब होता है कि वह हवा के अनुकूल चल रहा है ना। वैसे तो 3 आगे चलता है कि किसके सौजन्य से काम हुआ है, तो ये तो आसान हो जाएगा, मतलब कि गिवन और बेईमानी से, तो देख सकते हैं इजी हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये हो जाएगा ना रेगुलर नहीं। इडियम है हमारा बाय हुक और बाय क्रुक। बाय एनी मीन्स, गुड और बैड कुछ भी हो सकती है, यूजिंग वट एवर मैथड आर नेसेसरी इन वट एवर वे वन कैन, कैसे भी करके किसी भी तरीके से काम होना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। हुक और क्रुक इंग्लैंड में किसानों को का यूज़ करके पेड़ों की टहनियों की करना है, कैसे भी करो स्विफ्टली ईजी हो जाएगा, क्योंकि लीप होता है कूद, है ना, और बाउंड का मतलब भी छलांग के सेंस में आता है, चिन्ह या फिर प्रतीक, है ना। जैसे किसी चीज़ का प्रमाण होना, संकेत होना, तो बाय द सेम टोकन कहेंगे, तो मतलब कि उसका जो सेम चिन्ह है, सेम प्रमाण के साथ आप चीज़ें प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना। हैविंग ए नैरो एस्केप टू जस्ट बेयरली मैनेज, त्वचा नहीं होती, है ना। वैसे तो मैंने इतनी मुश्किल परिस्थिति जब कोई आदमी कड़ी मेहनत कर रहा होती है, देख सकते हैं कड़ी मेहनत में ही आपको जो बोहें होती है ना, नीचे बुलाना, नीचे लाना, उसको कॉल डाउन, है ना, बुलाना, और डाउन मतलब नीचे, नीचे बुलाना, ठीक है, किसी को उपमति देना। ये भी कोर्ट से रिलेटेड है, इंग्लिश कोर्ट न्यायालयों की भाषा से निकला है, जब ये मतलब प्रस्तुत किया गया है। डूइंग समथिंग मतलब कि आपने डिसाइड कर लिया है काम को रोकने के लिए, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म में बुलाना या फिर सैनिकों को, ठीक है, सैनिक अपील करना, बहुत सारे इसके मीनिंग बन जाते हैं, तो आप याद करने के लिए आना। द पर्सन इन चार्ज हो जाएगा निर्णय लेने का अधिकारी होना। अब देखो ये है बैटलफील्ड से रिलेटेड, एक अधिकारी होता था ना,